हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कोर्स करने वाले हैं और ये बेसिकली कोर कोर्स 12 है सेमेस्टर 5 का। कोर कोर्स नंबर 12 और सेमेस्टर 5। ठीक है, इसमें रेफरेंस बुक हम जो यूज़ करने वाले हैं पहला है चार्ल्स केटल का है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, चार्ल्स केटल की बुक है, इसकी 7th एडिशन यूज़ कर रहे हैं हम। कोई भी एडिशन ले लीजिएगा, सब सेम है, बट हम यूज़ कर रहे हैं इसको। 7th एडिशन वाली बुक मेरे पास है। और ये पब्लिकेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका विले इंडिया पब्लिकेशंस पब्लिशर्स है। विले इंडिया पब्लिकेशंस की बुक है। इसके बाद सेकंड रेफरेंस जो हम यूज़ करेंगे वो है वहाब की बुक। सेकंड जो हम यूज़ कर रहे हैं M.A. वहाब। तो ये है सॉलिड स्टेट फिजिक्स स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स बाय M.A. वहाब। और इसका 3rd एडिशन वाला बुक मेरे पास है, 3rd एडिशन यूज़ कर रहे हैं। और ये पब्लिकेशन अगर इसका जानना है, पब्लिशर्स जानना है, तो ये बेसिकली नरोसा पब्लिशिंग हाउस की बुक है। और सिमिलरली 3rd बुक हम लोग यूज़ कर रहे हैं पिल्लई वाली, एसओ पिल्लई की। ठीक है, ये एसओ पिल्लई की बुक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और बेसिकली 7th एडिशन में इसका यूज़ कर रहे हैं। और इसका पब्लिशर्स अगर आप पूछेंगे तो वह है न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स। ठीक है, तो ये हमारे 3 बुक हो गए। और एक 4th बुक जो हम यूज़ करेंगे वो बब्बर एंड पुरी की बुक है। ये R.K. पुरी और V.K. बब्बर की बुक है। और पब्लिशर्स इसके हैं एस चांद एंड कंपनी, एस चांद कंपनी लिमिटेड, एस चांद एंड कंपनी लिमिटेड, जो भी है एस चांद की बुक है। तो ये हमारे पास 4 रेफरेंसेस है। आप कोई भी टेक्स्ट बुक सॉलिड स्टेट का उठा लीजिएगा तो आपको ये सारा मटेरियल जो आपके सिलेबस में है वो मिल जाएगा। और बेसिकली ये 4 स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो फिर से एक बार बता दूँ, चार्ल्स किटल की बुक है, वहाब की बुक है, एसओ पिल्ले की बुक है, और बब्बर एंड पुरी एंड बब्बर की बुक है। तो ये 4 हमारे पास रेफरेंस यूज़ करने के लिए बुक्स हैं। और अब आ जाते हैं सिलेबस पे। आपके सेमेस्टर 5 के इस कोर्स में सिलेबस बहुत छोटा है और बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ नहीं भी दिया है, जो आप एज्यूम करके चलता है कि आप पढ़े होंगे। सिलेबस में बेसिकली 5 टॉपिक है, हम एक एक करके लिखते हैं। ये 5 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में। पहला क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दूसरा है लैटिस वाइब्रेशन, 3rd है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, 4th डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एंड 5th एलिमेंट्री बैंड थ्योरी। तो हम स्टार्ट जो करेंगे नीचे से करेंगे। ये आपका हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट्री बैंड थ्योरी। ठीक है, तो एलिमेंट्री बैंड थ्योरी जो हमारा होगा स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका सिलेबस किसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? एलिमेंट्री बैंड थ्योरी। ये एलिमेंट्री बैंड थ्योरी में आपके पास 6 टॉपिक पढ़ना है सिलेबस में। क्रोनिग-पेनी मॉडल, बैंड थ्योरी, कंडक्टर सेमीकंडक्टर, पी एन एन टाइप, एन इंसुलेटर, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी एंड हॉल इफेक्ट। तो इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्रोनिग-पेनी मॉडल। अब क्रोनिग-पेनी मॉडल स्टार्ट करने के पहले, इवन बैंड थ्योरी वाला चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा। हालांकि आपके सिलेबस में इसके पहले जो थ्योरी थी उसके बारे में नहीं दिया है, होना चाहिए सिलेबस में। इसके बैंड थ्योरी की पहले जो थ्योरी आई थी वो थी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, वो कहाँ फेल हुआ, ये जानना थोड़ा ज़रूरी है। ये चैप्टर एज्यूम करता है कि आप फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आपको आती है, बट आपके सिलेबस में नहीं है, इसके पहले वाले सेमेस्टर में भी नहीं है। तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम फोकस टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, और इसलिए हम फोकस सिर्फ करेंगे जो आपके सिलेबस में है। फिर भी थोड़ा सा मतलब ब्रीफ आइडिया देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। सिर्फ ये बताएंगे कि थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कहाँ पे फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है।
ठीक है, तो इतनी सी बात बता के फिर बैंड थ्योरी में मूव करेंगे। बैंड थ्योरी में क्रोनिग पेनी मॉडल वाले से स्टार्ट करेंगे। चलिए, बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस मूव करे। वन डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल कांस्टेंट पोटेंशियल किसका है? आयंस का कांस्टेंट पोटेंशियल से। लैटिस के अंदर आयंस होते हैं, तो आयंस का जो कांस्टेंट पोटेंशियल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो कांस्टेंट पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस के अंदर हो रहा है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एज्यूम करता है। तो स्टेटमेंट हम थोड़ा लिख लेते हैं इसको। क्या कहता है ये कि इलेक्ट्रॉन्स move in a region of constant potential inside a one or three dimensional potential well। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन थ्योरी का। बेसिकली देखिए, इसके पहले चूँकि हम आपको स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बताएं, बट एज्यूम करते हैं कि 12th में क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप पढ़े हैं तो आपको आइडिया है कि क्रिस्टल कैसे बनता है। हालांकि हम फिर चैप्टर खत्म करते हुए बैक से जब फर्स्ट चैप्टर आएंगे तो उसको डिटेल्स में स्टडी करेंगे। यहाँ बता दें कि लैटिस जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास लैटिस पॉइंट्स हैं और उसमें बेसिस होता है, और आपके उसी लैटिस में आयंस जो है वो बेसिस फॉर्म्स कर रहे हैं आपके, और उसी इलेक्ट्रॉन जो फ्री, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हर एक एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं आपके, जो कि कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट कर रहे हैं लैटिस में। और वहाँ पे क्या है, आयंस का अपना कोर है, बट वहाँ एज्यूम किया गया है कि आपका जो पोटेंशियल है, मतलब जो आयंस की वजह से पोटेंशियल या लैटिस की वजह से पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, वो वैरी नहीं कर रहा है। कांस्टेंट पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव कर रहे हैं। बस सिंपल यही है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इनसाइड ए वन और थ्री डायमेंशनल। बेसिकली अब जब प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ खोजते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, सॉलिड लेते हैं, तो थ्री डायमेंशनल ले लेंगे। ठीक है, वन डायमेंशनल का मतलब अगर थिन प्लेट थिन सीट होगा वो वन डायमेंशनल होगा। ठीक है, सॉरी वो थिन मतलब लाइन होगा अगर तो वन डायमेंशनल होगा, अगर थिन प्लेट हुआ तो टू डायमेंशनल हो गया, और थिक प्लेट होगा तो थ्री डायमेंशनल। बेसिकली आपको थ्री डायमेंशनल ही यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल ये। अब इस थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, ये जो कॉन्सेप्ट आप मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट पोटेंशियल के अंदर मूव कर रहा है, ये क्या क्या एक्सप्लेन करने में कामयाब हुआ? तो इसने कुछ फिनोमिना है जो कि पहले अनएक्सप्लेन थे, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक्सप्लेन किया गया, वो फिनोमिना है। तो बेसिकली इट एक्सप्लेन सक्सेसफुली वेरियस इलेक्ट्रॉनिक एंड थर्मल फिनोमिना ऑफ मेटल्स सच एज, कौन कौन सा फिनोमिना है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये बता सकता है कि मेटल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों होती है। थर्मोआयनिक इमिशन के पीछे क्या रीज़न है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स को भी एक्सप्लेन कर सकता है। पैरामैग्नेटिज्म। तो ये चार फिनोमेना है जो कि इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, इस थ्योरी को यूज़ करके एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अब दिक्कत क्या है, फेल कहाँ पे हो रहा है? अब हम उस फिनोमेना को भी देख लें कि फेल कहाँ पे हो जाता है। तो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आपको इस बात के बारे में नहीं बता पाती है कि क्यों कुछ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, जबकि कुछ इंसुलेटर्स हैं और कुछ आपके सेमीकंडक्टर्स हैं। मतलब ये जो कैटेगरी है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इसके बारे में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसको भी हम लिख लेते हैं थोड़ा। मतलब ये थ्योरी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। तभी बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन
why some materials are good electrical conductors, while some are good electrical insulators, and still some others are semiconductors. ये तीन चीज़ें, मतलब इन तीनों का जो कैटेगरी है, मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। इनका अलग होने की वजह है ये थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जस्ट नहीं कर सकता है, जस्टिफाई नहीं कर सकता है। तो अब ये फेल की वजह क्या है भाई? कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाया, कुछ को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो फेल होने का सिंपल रीज़न है कि जो हमने एजम्पशन लिया था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में कि आपका इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट पोटेंशियल के वेल में मूव कर रहा है, वो कुछ ओवर सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, बेसिकली ये कांस्टेंट पोटेंशियल नहीं होगा। ठीक है, जो आयंस है वो कांस्टेंट पोटेंशियल नहीं होगा, और हमने कांस्टेंट पोटेंशियल एज्यूम किया फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, फेलियर हो रहा है। देखना है थोड़ा ऐसे। तो रीजन ऑफ फेलियर मैंने जो बताया वही लिख दिया कि रीजन ऑफ फेलियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इज अ oversimplified assumption that conduction electrons in metal experiences से constant और जीरो पोटेंशियल ड्यू टू द आयन कोर। ठीक है, आयन कोर की वजह से जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, ये मानना ही इस फेलियर, इस थ्योरी का ड्रॉबैक है। प्रैक्टिकली आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कांस्टेंट पोटेंशियल है, जीरो पोटेंशियल नहीं, बल्कि पीरियोडिक पोटेंशियल, पीरियोडिकली वेरिंग पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव कर रहा है, जो कि बैंड थ्योरी आपको देगा। तो बैंड थ्योरी बेसिकली क्या इम्प्रूव करेगा इसको? बैंड थ्योरी में ये कहेगा कि ये कहा गया है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो आपका एक पीरियोडिक पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो मोर प्रैक्टिकल आइडिया होगा, हम ये एज्यूम करना कि जो इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो मेटल के अंदर है, वो बेसिकली एक आयंस के पीरियोडिक पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है। उसी को मैंने लिखा कि इट अपीयर्स मोर रियलिस्टिक टू एज्यूम द पोटेंशियल इनसाइड ए मेटालिक क्रिस्टल टू बी पीरियोडिक विद द पीरियोडिसिटी ऑफ द लैटिस। और जो आपका पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी है वो आपके मेटल लैटिस की पीरियोडिसिटी के जैसा ही होगा, मतलब उनकी पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी वही होगी जो लैटिस की पीरियोडिसिटी है। तो ये आपका यही कॉन्सेप्ट जो है, यही चेंज जो है आपका बैंड थ्योरी में दिखेगा कि बैंड थ्योरी में यही एज्यूम किया गया है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, वो बेसिकली पीरियोडिक आयंस के पीरियोडिक पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट है। और अब इसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्रोनिग पेनी मॉडल बेस्ड है। ठीक है, अब क्रोनिग पेनी मॉडल को समझने के पहले एक स्टेटमेंट हम आपको बहुत डिटेल में नहीं, पर स्टेटमेंट में जाएंगे, वो है ब्लॉच थ्योरम या ब्लॉच फंक्शन, ब्लॉच थ्योरम। ठीक है, तो ब्लॉच फंक्शन, ब्लॉच थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम लोग क्रोनिग पेनी मॉडल जो हमारे सिलेबस का पार्ट है और जो फुल क्वेश्चन आता है जहाँ से, उस पर मूव करेंगे। तो आते हैं, बेसिकली ब्लॉच फंक्शन क्या है कि ब्लॉच एक साइंटिस्ट है, उसने प्रोवाइड किया, उसने कहा कि अगर आप ये एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पीरियोडिक पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में घूम रहा है, तो उसका जो सॉल्यूशन आप निकालेंगे, मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसके लिए, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म आएगा। पर्टिकुलर फॉर्म कैसा होगा? एक आपका प्लेन वेव, और प्लेन वेव आपका मॉडिफाई होगा विथ सम अदर पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो ब्लॉच फंक्शन क्या कहलाता है? वही फंक्शन जो हम स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन ले रहे हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आएगा वो आपका ब्लॉच फंक्शन कहलाता है। तो क्या है? ब्लॉच प्रूव दैट द इम्पॉर्टेंट थ्योरम that the solution of Schrodinger equation for a periodic potential must be of special form। इसी को हम लिख लेते हैं। तो यही हमने लिखा कि ब्लॉच फंक्शन क्या है? ब्लॉच प्रूव दैट the important theorem that the solution of Schrodinger equation for a periodic
फॉर ए पीरियोडिक पोटेंशियल मस्ट बी ऑफ ए स्पेशल फॉर्म। मतलब जो हम श्रोडिंगर इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे पीरियोडिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को स्टडी करने के श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर पीरियोडिक पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है तो उसका जो श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा वो एक स्पेशल फॉर्म आएगा। मतलब आपका वेव फंक्शन एक स्पेशल फॉर्म में रहेगा। वो कैसा फॉर्म रहेगा? बेसिकली जो वेव फंक्शन रहेगा उस टाइप का रहेगा, साई के आर यू के आर एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर। ठीक, ये क्या है? बेसिकली प्लेन वेव फंक्शन का फॉर्म है, और ये उसको मॉडिफाई किया गया, मैंने मॉड्यूलेट किया गया है। ठीक है, तो और इसका ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। यूके का जो पीरियोडिसिटी है यू के आर इज इक्वल टू यू के आर प्लस ए जहाँ पे पीरियोडिसिटी है आपके लैटिस की, ये लैटिस कांस्टेंट है स्मॉल ए, दैट इज यू के आर has the period of crystal lattice. ठीक, और इसी चीज़ को हम कौन से ब्लॉच थ्योरम भी कहते हैं कि आपका जो आइगन फंक्शन आ रहा है, जो वेव फंक्शन आ रहा है मतलब पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उसके लिए जो फंक्शन आ रहा है वो आपका यू के टाइम्स सम प्लेन वेव का फॉर्म है। उसी को हम लिखेंगे स्टेटमेंट में, तुम्हारा खाना का ब्लॉच थ्योरम या ब्लॉक थ्योरम, तो लिख लेते हैं ब्लॉच। तो आपको ब्लॉच थ्योरम जो है वो क्या स्टेट कर रहा है कि द आइगन फंक्शन ऑफ द वेव इक्वेशन फॉर ए पीरियोडिक पोटेंशियल आर द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लेन वेव एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर टाइम्स ए फंक्शन यू के आर विथ द पीरियोडिसिटी ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। तो वही जो हम डिस्कस किए कि सॉलिड अगर पीरियोडिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका जो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसका जो वेव फंक्शन आएगा आपका आइगन फंक्शन जिसको हम कह रहे हैं, वो एक स्पेशल फॉर्म में होगा। वो फॉर्म कैसा होगा? एक पीरियोडिक फंक्शन यू के आर और एक प्लेन वेव फंक्शन एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर का प्रोडक्ट होगा, और ये पीरियोडिक फंक्शन की पीरियोडिसिटी वही होगी जो लैटिस की पीरियोडिसिटी होती है। तो ये हमारा आ गया ब्लॉच थ्योरम। और हमारे पास ब्लॉच फंक्शन ब्लॉच थ्योरम, बस इतना ही आपको फिलहाल जानना है, क्योंकि इसको हम जो क्रॉनिक पेनी मॉडल अभी प्रूफ करेंगे वो इस कॉन्सेप्ट को कहीं उसके बीच में कहीं यूज़ किया करना हमको, इसलिए इसको स्टेटमेंट लिखवाएं। क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेसिफिक लिखा नहीं है कि ब्लॉच थ्योरम या ब्लॉच फंक्शन पर करना है, इसलिए इसके डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। सिर्फ समझ गए ये फंक्शन है, ये थ्योरम है जिसको कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं आपका नेक्स्ट जो क्रॉनिक पेनी मॉडल वाला टॉपिक हम कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक अब क्या हो जाएगा? अब जो हम लोग आ रहे हैं वो वाला पार्ट आपका समझिए तो सिलेबस का पार्ट है, और बेसिकली फुल क्वेश्चन वहाँ से आएगा। द क्रॉनिक पेनी मॉडल, क्रॉनिक बेसिकली क्रॉनिक पेनी मॉडल। ठीक है, तो क्रॉनिक पेनी मॉडल क्या है? बेसिकली क्रॉनिक और पेनी ने ये क्या किया, सिंप्लीफाई किया कि बिहेवियर जो इलेक्ट्रॉन का पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर है वो कैसा होगा, और पीरियोडिक पोटेंशियल को उसने स्क्वायर वेल के फॉर्म में लिया। बस पीरियोडिक पोटेंशियल को स्क्वायर वेल के फॉर्म में लिया है, बाकी चीज़ वही है। तो दिस मॉडल सेज दिस मॉडल illustrate the behavior
of electrons in a periodic potential by assuming a relatively simple one-dimensional periodic potential in the form of an array of square whales क्या है कि ये मॉडल थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेता है। पीरियोडिक पोटेंशियल को है ना, इसने वन डायमेंशन लेके कंसिडर किया है और साथ में एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल लिया। स्क्वायर वेल पोटेंशियल भी आपका पीरियोडिक ही है और सिंपल केस है आपका, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि द क्रोनिग-पेनी मॉडल illustrate the behavior of the electron in a periodic potential by assuming a relatively simple one-dimensional periodic potential in the form of an array of square whales, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं एज शोन इन द फिगर। तो ये आपका पूरे पीरियोडिक पोटेंशियल जो स्क्वायर वेल के फॉर्म में उसका डायग्राम है। तो इसमें देखिए ये हम वी एक्स पोटेंशियल का एक्सेस है और ये आपका एक्स का एक्सेस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 0 से ए लिए और 0 से -b, ये रीजन 1 कर दीजिए और ये रीजन 2 कर दीजिए। तो पोटेंशियल का फॉर्म क्या हुआ? पोटेंशियल का फॉर्म बेसिकली क्या हो रहा है वो लिखिए। पोटेंशियल क्या आ रहा है? वी एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ इसके बीच में 0 और ए के बीच में, और पोटेंशियल ये अब मान लीजिए V0 है, V0 है किसके बीच में? -b और 0 के बीच में। और साथ में प्रॉपर्टी क्या होल्ड कर रहा है पोटेंशियल कि V, देखिए वहाँ हम लिखे थे V आपका R ले रहे थे क्योंकि 3 डायमेंशनल भी जनरली यूज़ किए थे, वहाँ हम यहाँ 1 डायमेंशनल ले रहे हैं इसलिए x ले रहे हैं R की जगह। तो Vx प्लस A इज इक्वल टू V, जहाँ A क्या है आपका लैटिस कांस्टेंट, ठीक है, 0 से। तो ये आपका हो गया पीरियोडिसिटी ऑफ द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल का फॉर्म हो गया आपका। रीजन 1 रीजन 2 डायग्राम हो गया। अब हम तीनों रीजन के, सॉरी तीनों नहीं, 2 रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। बेसिकली केस कौन सा लेना है? जो पार्टिकल इस पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है और पार्टिकल की एनर्जी जो है वो ई ले लेते हैं। और ई बेसिकली क्या है? वी नॉट से लेस देन। ई क्या है? एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आपका कितना है? ई है, और ई हमेशा क्या है आपका? जो केस भी कंसिडर करेंगे ई इज लेस देन वी नॉट, ये वाला केस क्या है? पोटेंशियल आ गया, डायग्राम आ गया। अब हमको क्या करना है? श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना है। तो रीजन 1 और 2 दोनों के लिए आप श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। लिखते हैं द कॉरस्पॉन्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन, द corresponding Schrodinger equation
क्वेश्चन फॉर रीजन 1 and 2। ठीक, 1 रीजन में आपका पोटेंशियल 0 है और रीजन 2 में आपका पोटेंशियल V0 है। तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा फर्स्ट रीजन में d2 psi फर्स्ट रीजन बाय dx स्क्वायर प्लस 2m बाय h स्क्वायर e psi फर्स्ट रीजन। देखिए यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं सबको समझाए थे डिटेल में कि आपको श्रोडिंगर इक्वेशन आता है। क्यों? क्योंकि आप लास्ट सेमेस्टर में मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े ही हैं और इवन इस सेमेस्टर में भी आप क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स सर पढ़ा ही रहे हैं। तो हम इस श्रोडिंगर इक्वेशंस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस वगैरह कैसे फॉर्म करते हैं, क्या आता है, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। सीधे हम इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को स्टडी करने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिख रहे हैं। और ये आपका है रीजन 1 का। रीजन 1 का मतलब x जो आपका है 0 और a के बीच का है। और रीजन 2 में क्या हो जाएगा d2 psi रीजन 2 बाय dx स्क्वायर प्लस 2m बाय h स्क्वायर e। याद रखिएगा हम यहाँ ऐसा केस ले रहे हैं कि इज लेस देन V0 है, तो e माइनस V0 psi 2 इक्वल टू 0। ये रीजन कौन सा है? ये रीजन है आपका माइनस बी एक्स और माइनस बी एक्स का माइनस बी और 0 के बीच में होगा। ये आपका रीजन 2 आ गया। अब थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे फॉर्म इसका, ताकि आपको आसान सॉल्यूशन में करने मतलब देखने में थोड़ा आसान लगे, सिंपल लगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिखा d2 psi 1 dx स्क्वायर अल्फा स्क्वायर psi 1x, जहाँ अल्फा स्क्वायर क्या है, फिर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2me बाय h स्क्वायर। ठीक, ये हमने अल्फा स्क्वायर मान लिया। और सेकेंड वाले रीजन के लिए जो केस हम ले रहे हैं, क्या हो जाएगा d2 psi 2 बाय dx स्क्वायर। और हमने e को लिया है छोटा, तो इसको क्या करते हैं, जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखा था सेकंड रीजन के लिए उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो माइनस साइन हम बाहर ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2m बाय h स्क्वायर और ये V0 माइनस सी। V0 आपका बड़ा है इसलिए इसको इस तरीके से लिख देंगे। और ये टर्म हमारा, इसको बीटा के एज्यूम कर लेंगे, तो क्या जाएगा d2 psi 2 dx स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ psi 2 छूट रहा है, फिर बीटा स्क्वायर क्या है आपका, यह 2m बाय h स्क्वायर V0 माइनस e, ये आपका V0 हो गया। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास जो आया दो रीजन का, ये श्रोडिंगर इक्वेशंस है इन फॉर रीजन 1 एंड रीजन 2। और इन्हीं दोनों रीजन को हमको सॉल्व करके सॉल्यूशन लेके आना है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ब्लॉच फंक्शन के फॉर्म में होगा, इसके आगे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक हमने क्या किया, आपको सिलेबस बताए, कोर्स स्टार्ट किए, सिलेबस हो गया हमारा। अब सिलेबस के बाद एक चैप्टर हमने उठाया, एक चैप्टर में से स्टार्ट किया उस चैप्टर को, और जो फॉर्मुलेट किए हैं अभी उसका श्रोडिंगर इक्वेशन, क्रॉनिक-पेनी मॉडल को हम स्टार्ट किए। इसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे इसका ब्लॉच फंक्शन के फॉर्म में।
पहले इसको ब्रज फंक्शन के फॉर्म में ले जाएंगे, उसके बाद से फिर हम आगे सॉल्यूशन वगैरह का प्रोसेस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए। और कहीं कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करके मेरे बॉक्स यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालिए। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, ठीक है। और शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, ओके।